तो आज जो हमारी क्लास है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है फॉर द सिंपल रीजन कि जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम क्या है? द मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द कैपिटल प्राइमरी मार्केट। आपको पता ही है, कल हमने लास्ट टॉपिक किया था प्राइमरी मार्केट, तो आज हम करने जा रहे हैं मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, आज हम ये करेंगे, फिर हम करेंगे कैपिटल सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट के डिफरेंसेस। सिर्फ इतना ही आज का हमारा काम रहेगा। तो प्राइमरी मार्केट जैसे आप लोगों को याद ही होगा, कल हमने प्राइमरी मार्केट में क्या किया था कि प्राइमरी मार्केट हमने समझी थी होती क्या है, और हमें यह समझ आ गया था कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसी मार्केट होती है जिसमें कोई भी कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आके अपने शेयर्स या सिक्योरिटीज इशू करती है। सिर्फ शेयर्स नहीं होते, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपके डिवेंचर्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग जो भी फर्स्ट टाइम के लिए इशू होती है वो उसमें होता है। इसके बाद हमने ये भी एक सवाल पूछा था कि कंपनी पुरानी होने से फर्क नहीं पड़ता, कंपनी पुरानी हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि मतलब कंपनी पुरानी है, व्हाट इज द पॉइंट टू बी नोटेड वो है कि क्या वो सिक्योरिटीज फॉर द फर्स्ट टाइम इशू हो रही है कि नहीं, क्या वो पहले इशू हो चुकी है, अलग फिर तो अलग बात है। अगर वो फर्स्ट टाइम इशू हो रही है तो वो प्राइमरी मार्केट में ही इशू होगी, चाहे कंपनी 20 साल पुरानी हो चाहे कंपनी 100 साल पुरानी हो। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि किस किस तरीकों से प्राइमरी मार्केट में हम अपना एक शेयर इशू लेके आ सकते हैं। आई रिपीट, व्हाट इज द क्वेश्चन कि किस किस तरीकों से हम प्राइमरी मार्केट में अपना नया शेयर इशू लेके आ सकते हैं। इसको कहा जाता है मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं फ्लोटेशन। फ्लोटेशन का मतलब होता है कोई नई चीज लाना। मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन द प्राइमरी मार्केट। तो इसके 5 तरीके होते हैं, 5 तरीके होते हैं फ्लोटेशन के। एक होता है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। अभी रुक जाइए, नोट्स बंद करिए, पहले डिस्कशन करेंगे, याद करेंगे, फिर उसको नोट्स बंद करेंगे। ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू एंड ईआईपीओ। और अगेन जैसे मैंने आपको कहा कि ये जो पेपर्स आप लोग दे रहे हो उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं बहुत, तो वो उनके आने के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे एक ये क्वेश्चन था जो हमने कल किया था मनी मार्केट वाला, कमर्शियल पेपर वाला, वो बहुत ज्यादा चांसेस है उसके आने के। प्लस एक क्वेश्चन इसमें से भी बन रहा है, मैं आपको बताऊंगा कि जो आपके वो है ना 1 मार्क का क्वेश्चन, उसमें एक पैराग्राफ आता है, फिर उसके नीचे वो कुछ 3-4 क्वेश्चन ऐसा वो होते हैं ना केस स्टडी टाइप, तो वो जो है उसमें से उसका बहुत रिपीटेड एक क्वेश्चन इस टॉपिक में से बन रहा है। तो थोड़ा सा उस चीज को आप ध्यान दीजिए, ठीक है। हाँ मैम, वो देखो उसमें तो शुरू करते हैं। सबसे पहला और मैं इसके 1 मार्कर्स भी आपको लिखवाता रहूंगा टाइम टू टाइम। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका क्या है शेयर्स इशू करने का या डिबेंचर्स इशू करने का? वो है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस एक सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। इसमें हम क्या करते हैं, अपनी कंपनी की एक बुक छपवाते हैं। एक बुक होती है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कंपनी की अच्छाइयां छापते हैं, ठीक है। क्योंकि हमें पता ही है, इसको पढ़ के, ये एक ऐसा प्रोस्पेक्टस, एक ऐसी बुकलेट है जिसको पढ़ के जो सामने वाले लोग हैं, पब्लिक है, वो एक डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। ये काफी बच्चों की बुक्स ओपन है जो मेरे को नहीं देखनी, बंद कर दो, जब मैं बोलूंगा तब देखना ना, अभी अभी कोई जरूरत नहीं, अभी सिर्फ समझो। तो काफी जो ये हम डिसीजन लेते हैं, आप लोग जैसे मान लीजिए एक आप लोग सब इन्वेस्ट करना चाहते हो, और तो आपको ये डिसीजन लेना है कि क्या मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं। तो आप कैसे वो डिसीजन लोगे? तो आपको एक बुकलेट मैं भेजूंगा जिसमें कंपनी के बारे में लिखा होगा कि कंपनी इस ईयर में स्टार्ट हुई थी, फिर ये उसका रहा, फिर वो 1 एम्प्लॉय थी, फिर 10 एम्प्लॉय, 100, पूरा मतलब अच्छा लिखते हैं सब कुछ। और उसके बाद जो लास्ट पेज होएगा, इसी का जो लास्ट पेज होएगा इस बुकलेट का, उस पेज पे लिखा होएगा, एक होएगा एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होएगा, वो फॉर्म आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बना हुआ है। आपके मतलब इन्वेस्टर, आई डैश वांट्स टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, अ सम ऑफ ₹1 लाख, तो प्लीज अलॉट मी द शेयर्स। ये आपका पूरा डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, वो जो भी बेसिक डिटेल्स है वो। ये फॉर्म अगर आप चेक भेजते हो तो इस तरह आप चेक लगा दोगे और कंपनी को पोस्ट कर दोगे। अगर आप आरटीजीएस से करते हो तो आप अपना आरटीजीएस वगैरह की डिटेल भर दोगे, पैसा आ जाएगा, ये फॉर्म हमारे पास आएगा। फिर कंपनी देखेगी कि कंपनी के पास कितनी एप्लीकेशन आई। अगर उतनी ही आई जितने शेयर्स थे, तब तो सबको शेयर्स मिल जाएंगे। ज्यादा आई तो प्रोराटा हो जाएगी, वो सब तो आपको पता है, अकाउंट्स में उसमें नहीं जा रहा। जिसको रिजेक्ट करना है उसको रिजेक्ट कर देंगे, तो ये आगे जिसका पैसा वापस करना है वो हो जाएगा, जिसका आगे एडजस्ट करना है वो सब आपको पता है। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड। अब जैसे मैंने आपको कहा बच्चों कि अगर एज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंपनी, अगर मेरी बात करो तो मैं तो इस प्रोस्पेक्टस में कुछ भी गलत नहीं छापने जाऊंगा। मान लीजिए अगर पिछले साल मेरे लॉसेस हुए थे कंपनी के, तो मैं कोशिश करूंगा मैं वो साल के बारे में लिखूं ही ना।
झूठ नहीं छाप रहा, मैं छाप ही नहीं रहा, आप मेरी बात समझ रहे हो। पिछले 10 साल से प्रॉफिट थे, पिछले 2 साल में लॉसेस हो गए। तो मैं, अब मेरे को पता है ये अगर बात जाएगी लोगों तक तो हो सकता है जो पब्लिक है वो ना खरीदे मेरे शेयर, उनको थोड़ा सा मन में एक डाइसीनेस आ जाएगी कि यार नहीं यार ये बेकार की कंपनी है, तो मैं वो साल छुपा दूंगा, मैं उसके बारे में छापूंगा, ये सर नो, या मैं गलत इन्फॉर्मेशन छाप दूंगा, लॉस हुआ तो प्रॉफिट छाप दूं, कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है इसी को पढ़ के आप लोग डिसीजन लोगे। तो ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ना, और इसमें मैनिपुलेशंस भी बहुत पॉसिबल है। तो ये ना हो, क्योंकि आप लोग जो भी पब्लिक है वो डिसीजन इसी को पढ़ के लेती है, ठीक है ना, ये ना हो, इसलिए इसका जो कंटेंट क्या होएगा उसके पीछे कुछ गाइडलाइंस। इस प्रोस्पेक्टस का कंटेंट दो चीजों के हिसाब से होना चाहिए। पहला, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट आपको पता ही है, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में एक आध चीजें पढ़ी होगी। तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि इस प्रोस्पेक्टस में क्या क्या छपेगा और क्या क्या नहीं छपेगा। पहली बात तो वो आपको फुलफिल करनी है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते हो तो आपको परमिशन ही नहीं मिलेगी शेयर्स इशू करने की, पहले बात तो ये। और दूसरा क्या होता है, एक सेबी की एक गाइडलाइंस है, एक एक्ट है, सेबी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड डिस्क्लोजर गाइडलाइंस, एक एक्ट है, उसमें भी लिखा हुआ है कि इस बुक में क्या क्या छपेगा, तो वो होना चाहिए। अगर वो नहीं होएगा तो आपको अगेन परमिशन नहीं मिलेगी। एक आप पहले ये बनाते हो, फिर एक ऑडिटर, एक सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट पहले उसको चेक करेगा, सब कुछ ओके होएगा, तब वो अपनी रिपोर्ट इशू करेगा, जब वो पास हो जाएगी तब जाके आप पब्लिक को वो इशू कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। और इन केस अगर ऑडिटर ने भी आपकी उस वो जो आपने एक झूठ लिख दिया उसको वो ओके कर देता है, तो आपके साथ साथ वो ऑडिटर भी फंसेगा, अगर ये बात बाद में सामने आ जाती है कि इस इंफॉर्मेशन इसमें मिसलीडिंग है। आपको समझ में आया? तो ऑडिटर झूठ नहीं करता, क्योंकि इसके बहुत ज्यादा इस पे क्रिमिनल एंड सिविल लाइबिलिटीज होती है। सिविल मतलब फाइन, और क्रिमिनल लाइबिलिटी मतलब सीधा अंदर। तो वो सीए भी अंदर जा सकता है जो ऐसे पेपर को साइन करता है जिसमें मिसलीडिंग स्टेटमेंट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आ गया? तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आता है कि विच इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड टू रेज फंड्स इन अ प्राइमरी मार्केट ऑफर्ड थ्रू प्रोस्पेक्टस, पहला। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है कि एक पूरा भी केस स्टडी आएगी और उसमें बोलेगा कि द कंपनी हैज इशूड हैज रेज्ड 2000 crore rupees फ्रॉम इशूइंग प्रोस्पेक्टस। तो ये एक इसका नाम बताओ उस मेथड का, तो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। समझ में आ गया बात? इतनी बात समझ में आ गई? पहला मेथड ये, डिटेल में अभी रीड करेंगे, उसको छोड़ दो, पहले आप समझो। सेकंड मेथड पे चलते हैं। कभी कभी कंपनी, अच्छा सुनो, एक चीज को समझना है, बुक में कहीं नहीं लिखा, मैं आपको वैसे बता रहा हूं। जब आप प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज करने के बारे में सोचते हैं, अगर ऑनलाइन वालों को किसी को भी कोई भी डाउट आता है, प्लीज रेज अ क्वेरी, ठीक है करिश्मा, जिसको भी, किसी को भी, अक्षत आप भी। अगर जब आप प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज करने के बारे में सोचते हो तो एक चीज है जो आपके नोट्स में नहीं लिखी, कुछ खर्चे होते हैं, कुछ उनमें से मैंडेटरी होते हैं, कुछ नॉन मैंडेटरी। समझना मेरी बात को, अगर आप प्रोस्पेक्टस से पैसा रेज करने के बारे में सोचते हो तो कुछ खर्चे मैंडेटरी होते हैं, कुछ नॉन मैंडेटरी। पहले बात करते हैं मैंडेटरी एक्सपेंसेस की। तो मैंडेटरी एक्सपेंसेस मतलब ये तो करना ही पड़ेगा। सबसे पहला कौन सा, आपको एक प्रोस्पेक्टस की कॉपी किसको देनी होती है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। बेटा जैसे होता है ना, आप समझो जैसे हम इंडिविजुअल्स है, हम लोगों की पहचान के आधार कार्ड यही सब होता है ना, तो हम आधार ऑफिस में जाके अपने पहचान बना लेते हैं। वैसे ही कंपनीज जितनी भी है दुनिया में, जितनी भी हमारी इंडिया में है, उनकी पहचान है आरओसी। समझना एक बार, इनकम टैक्स में हमारी पहचान है इनकम टैक्स का पैन नंबर। हर बंदे का एक पैन नंबर होता है, 18 साल के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। तो इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई भी चीज है तो वो नंबर ही है हमारा। तो वैसे ही कोई कंपनी जो मार्केट में है उसका एक होता है आरओसी, वो उसका क्या है, गवर्निंग बॉडी है, जिसकी फुल फॉर्म होती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। आप आरओसी की वेबसाइट पे जाके दुनिया में जितनी भी कंपनीज है, इंडिया की बात करें, इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो पब्लिक हो, उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हो। कोई भी कंपनी हो, चाहे वो घर में किसी ने खोल रखी हो एक कमरे में, उसकी भी डिटेल होगी। जब तक आप आरओसी से सर्टिफिकेट नहीं लेते आपकी कंपनी रजिस्टर ही नहीं होती। समझ में आ गया? तो सबसे पहले कोई भी कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो पहले आरओसी के पास फीस जमा करनी पड़ती है कि हम प्रोस्पेक्टस लेके आ रहे हैं मार्केट में और पैसा रेज करेंगे। वो फीस मैंडेटरी है। देखो बहुत से पब्लिक के काम करने के लिए आपको फीस देनी पड़ती है ना, गवर्नमेंट के काम करने के लिए, मतलब कुछ भी काम करने के लिए आपको गवर्नमेंट वगैरह को फीस देनी पड़ती है। वैसे ही ये एक फीस है, पैसा रेज करने की फीस, जिसको हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी, ठीक है। पहला ये मैंडेटरी खर्चा हो गया। अब नॉन मैंडेटरी की बात करते हैं। मैंडेटरी में एक ही काफी है, नॉन मैंडेटरी भी प्रोस्पेक्टस छपवाने का खर्चा, ठीक है, जगह जगह पे बोर्ड लगाने का खर्चा कि कंपनी इशू करिए, फिर वो एक गंदा से एडवर्टीजमेंट चलाने का खर्चा जो न्यूज़पेपर में चलता है और वो टीवी पे भी आता है, इतना फास्ट बोलती है वो समझ नहीं आता, किसी को समझ आया आज तक? ओ दिस इज कमिंग आउट विद एन इक्विटी इशू, प्लीज रीड द ऑफर डॉक्यूमेंट केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग।
ऐसे ही बोलते हैं ना, मेरे को याद रहेगा वो खर्चा। फिर आपको अपने ब्रोकर्स को पैसे कमीशन देने का खर्चा किया तो हमारे शेयर्स बिकवा, ये खर्चा, ये सब आपके आप चाह रहे हो तो हो रहे हैं, मैंडेटरी नहीं है। आप न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट मत दो, आप टीवी पे एडवर्टीजमेंट मत दो, आप प्रोस्पेक्टस मत छपवाओ, लेकिन करती है हर कंपनी करती है। अगर आपको चाहिए कि आपका शेयर सब्सक्राइब हो तो करती है। तो ये नॉन मैंडेटरी हो गई, नॉन मैंडेटरी हो गई। और मैंडेटरी कौन सा हो गया? फाइलिंग फीस। इन सब खर्चों से बचा जा सकता है अगर कंपनी दूसरा ऑप्शन चूज कर दे, ऑफर फॉर सेल। नाउ व्हाट इज ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल, ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, कंपनी कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को के पास जाती है, कंपनी कुछ चुनिंदा स्टॉक ब्रोकर्स के पास जाती है। स्टॉक ब्रोकर्स कौन? जिनका काम ही है डीलिंग इन शेयर्स। एंड यार मेरा ना गलती, मैं गलती कर रहा हूं, मैं बार बार शेयर्स बोल रहा हूं। इट इज नॉट ऑलवेज शेयर, सिक्योरिटीज इज द करेक्ट वर्ड, क्योंकि वो डिवेंचर भी हो सकते हैं, वो बॉन्ड भी हो सकते हैं, लेकिन वो एक तरीके से ऐसे बस शेयर निकल रहा है। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज कि ये सिर्फ शेयर्स के लिए, ये डिवेंचर्स के लिए भी है, ये सिक्योरिटीज के लिए भी, किसी भी तरीके की सिक्योरिटी। ठीक है, तो कंपनीज किसके पास जाती है? कंपनीज जाती है ब्रोकर्स के पास, और ब्रोकर्स को कहती है कि आप सारे की सारी सिक्योरिटीज हमसे खरीद लो। मान लो एज अ कंपनी मैं 1 लाख शेयर्स लेके आ रहा हूं ऑफ रुपीज 10 ईच, मैं 10 लाख रुपए रेस करना चाहता हूं पब्लिक से। तो मैं पब्लिक को नहीं दे रहा ये शेयर्स, मैं किसको दे रहा हूं? मैं जाके कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को दे रहा हूं कि आप हमसे ये शेयर्स खरीद लो, सारे सारे खरीद लो, और फिर आपको जो करना है इन शेयर्स का, पब्लिक को देने दो, नहीं देने मत दो, अपने पास रखने रखो, आप ये सारे शेयर्स हमसे ले लो एट एन एग्रीड प्राइस। अगर 10 रुपए का मैं पब्लिक को दे रहा था तो मैं उनको 9 रुपए 80 पैसे, 9 रुपए 70 पैसे, या 9 रुपए, जैसे भी एज द केस में भी मैं उनको देता। अब ब्रोकर्स आगे देते हैं पब्लिक को या नहीं देते, वो उनकी फुल मतलब उनका डिसीजन रहेगा। मेरी तरफ से सारे शेयर्स एक या कुछ ब्रोकर्स के पास चले, ब्रोकर्स आगे पे उनको देखें। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल आएगा, ये कंपनी कब करती है सर? ये कंपनी दो टाइम पे करती है। पहला, जब उनको ये सारी कॉस्ट बचानी होती है, मैंडेटरी नॉन मैंडेटरी, क्योंकि इसमें ना तो आपको टीवी पे कोई एडवर्टीजमेंट करना है, ना न्यूज़पेपर में, ना आपको आरएफसी के पास कोई फीस देनी। दूसरा, जब कंपनी को अपने ऊपर भरोसा नहीं होता। कैसे मतलब सर, ये नहीं समझ आया। मान लो एक छोटी कंपनी, ठीक है, एक छोटी कंपनी है, उसको लग रहा है कि अगर मैं पब्लिक को इशू दूंगी, मतलब पब्लिक को ऑफर दूंगी, तो वो इशू अंडर सब्सक्राइब, क्योंकि अभी मेरा नाम ही नहीं, अभी कोई कंपनी वो मेरे शेयर्स खरीदना ही नहीं चाहती, अभी कोई पब्लिक मेरे शेयर्स खरीदना ही नहीं चाहती। ठीक है, तो मैं क्यों इन लोगों में दूं, इतनी फीस भी इनकर करूं, और बाद में पता चले 90% सब्सक्रिप्शन भी नहीं है। आपको पता ही है अंडर 18 के लिए मिनिमम 90% लोगों को सब्सक्राइब करना चाहिए, अगर वो भी नहीं है, मेरा सारा शेयर इशू खराब हो जाएगा, इतना जो खर्चा किया वो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इतने बनाए जा रहा हूँ, रोज के रोज मैं टेस्ट सीरीज का डालता रहता हूँ कि टेस्ट दे दो, इन्हीं टेस्ट में से पेपर आएगा, और आज आके तुमने मेरी तो मुंह पे ही ले ली। मैंने पूछा कौन आएगा फ्राइडे को, सब चुप हो। एक बच्चा तो हाथ खड़ा कर देता, तो मैं दे चल मन रखने के लिए कर देता यार। कौन सा मैं आपको आके चेक कर रहा था, देखिए सब बैठे हुए, कोई नहीं है, मोदक बने बैठे। ठीक है, चलो कोई, अब ये खर्चा हो गया। अब मुझे पहले ही पता होता है कि किसी से ये करना ही नहीं है, तो मैं इतना क्यों करवाता, मैं इतने पेपर बनवा रहा हूँ, इतना करवा रहा हूँ। सीबीएसई में तो मैंने सेटिंग कर रखी है, तुम मैं कहता चलो ठीक है, तुम्हें अपने अच्छे नंबर दिला दो, तुम्हारी, मैं तो कुछ नहीं कर सकता ना। अब बंदा सामने से बोल रहा है कि इसमें से पेपर है, तो मैं वो भी नहीं चाहिए। कल को ये इसका फोन आए, बोलेगा दक्ष बोलेगा सर ये बता दो मेरे सेट में जो आएगा ना वो क्वेश्चन बता दो, ऐसे थोड़ी ना होता। अब इतना बता दिया, वही इतना ही कुछ काफी है। चलो एनीवे, चलो तो क्या है, ये दो टाइम पे करती है। पहला क्या हो गया, जब कंपनी एक्सपेंस नहीं बियर करना चाहती है। दूसरा क्या हो गया कि कंपनी को लगता है कि हमारा शेयर अंडर सब्सक्राइब हो जाए, तो इसलिए अभी इट्स बेटर कि मैं 2-4 लोगों को लेता हूं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा है कि सर वो 2-4 लोग क्या पागल है? जब कोई नहीं खरीद रहा तो वो 2-4 लोग क्यों खरीद रहे? समझ आई बात? समझ में आई सर? जब पब्लिक कंपनी को अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि पब्लिक तो खरीदने रही, वो 2-4 लोग पागल है। तो सर इसका जवाब भी मेरे उसी में ही है। तुम लोग तो नहीं दे रहे टेस्ट, देखिए कुछ लोग बहुत दूर दूर से दे रहे हैं, क्योंकि उनको यकीन है कि बेटा सर अगर इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं तो इसमें तो कुछ है। तो कुछ बच्चे तो दिल्ली के दूसरे कॉर्नर, साउथ दिल्ली से एक बच्चे ने ज्वाइन किया है जो टेस्ट दे रहा है, वो सारे टेस्ट द सेम टाइम देता है, 12:45 में देता है, मुझे कोरियर से भेज देता है, मैं चेक कर देता हूँ, उसको उसकी गलतियां बता देता हूँ। क्यों क्यों वो दे रहे हैं? क्योंकि उसने वो बात पकड़ ली है, उसको मेरे ऊपर भरोसा है। आप लोगों को होना, उसको मेरे ऊपर भरोसा है कि ये स्मार्ट बंदा झूठ नहीं बोलेगा। ठीक है, एनीवेज चलो थोड़ा वो जोक जोक चलता रहना चाहिए ना। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ऐसा ही वो जो चुनिंदा ब्रोकर्स है उनको कंपनी का पोटेंशियल पता चल गया। मैंने क्या कहा, वो लोग वही है जिनका रोज का शेयर में खरीदना बेचने का काम है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि वंशिता आप बताना आज के कौन सा हॉट सेलिंग शेयर है, आप नहीं बता पाओगे ना। आप ये, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि वंशिता ये बताओ, या कोई भी एक बच्चा ये बताओ कि कौन सी कंपनी है जिसमें मैं आज इन्वेस्ट करूं 2-3 साल बाद बहुत अच्छी रिटर्न देगी, आपको नहीं पता, क्योंकि आपका ये काम थोड़ी ना है।
आपके प्राइमरी काम ये थोड़ा ना कि कंपनीज के एनालिसिस, ठीक है टाटा महिंद्रा दो चार नाम पता है हम चारों को, ठीक है ना, वही बोल देंगे, ठीक है। तो ये लेके हमारा ये काम तो नहीं है, लेकिन स्टॉक ब्रोकर का तो काम ही है, उसका तो काम ही है सुबह से शाम तक बैठ के कंपनीज को एनालाइज करता रहता है और ये देखता रहता है कौन सी कंपनी प्रॉफिटेबल है कौन सी नहीं है, किसके शेयर। तो अगर किसी स्टॉक ब्रोकर ने मेरी कंपनी एनालाइज कर ली और उसको लगता है कि हाँ इस कंपनी में है पोटेंशियल है, अभी पब्लिक को नहीं पता चल पाया लेकिन है इस कंपनी में पोटेंशियल, इसके शेयर्स मेरे को खरीद लेने चाहिए, मैं आज खरीद लूंगा शेयर्स और आज से 2-3 साल बाद जब लोग तरसेंगे इस कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए तो उस शेयर सिर्फ मेरे पास होएंगे, वो चीज उसने देख ली। ऐसे भी तो लोग होंगे ना, तो ये वो लोग खरीद, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी स्टॉक ब्रोकर खरीद लेगा, कुछ ही स्टॉक ब्रोकर ये चीज को एनालाइज कर पाएंगे और जो वो एनालाइज करेंगे वो मेरे शेयर्स खरीदेंगे। समझ में आया बच्चों क्या होता है ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल में हम क्या करते हैं, अपने सारी सिक्योरिटीज को एक एग्रीड प्राइस पे, अपनी सारी सिक्योरिटीज को एक एग्रीड प्राइस पे कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को बेच देते हैं और फिर वो स्टॉक ब्रोकर्स उनको आगे बेचते हैं। अब वो आगे जब बेचेंगे हमें उसमें नहीं जाना, हमारा काम है सिर्फ बेच देते हैं प्राइमरी मार्केट में। जब स्टॉक ब्रोकर्स आगे बेचेंगे तो वो सेकेंडरी मार्केट हो जाएगी क्योंकि एक बार वो शेयर्स मार्केट में आ चुके हैं। क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसमें क्या किया ऑफर फॉर सेल में कंपनी ने क्या किया, अपनी सिक्योरिटीज कुछ स्टॉक ब्रोकर्स को बेच दी, ठीक है। अगर मैं स्टॉक ब्रोकर को ना दे और मैं कुछ बड़े पब्लिक के ही कुछ लोगों को, स्टॉक ब्रोकर्स में पब्लिक के ही लोग हैं लेकिन वो स्टॉक ब्रोकर्स है, वो स्टॉक ब्रोकर एक अलग ही कैटेगरी अलग है, ठीक है। अगर मैं स्टॉक ब्रोकर्स को ना दूं, ठीक है, उस और मैं किसको दूं शेयर्स, मैं ऐसे पब्लिक में से कुछ स्मार्ट लोगों को उठाना और मैं इनको अप्रोच करूं और मैं इनको कहूं कि सर आप मेरे शेयर्स खरीद लो। आई गिव एन एग्जांपल। एक बात बताइए बच्चों, आज से अगर 5 साल पहले कोई आपको ये आके कहता कि सर मैंने एक नया धंधा शुरू करना चाहता हूँ, किस चीज का, सर मैं ना सिर्फ खाना डिलीवर करूंगा, तो आप क्या उस पर बिलीव करते? नहीं करते, ठीक है। अब तो पागल आदमी, कोई ये चलेगा नहीं, लॉस होएगा तो भाग जाए। लेकिन किसी ने बिलीव किया और आज हम सबको पता है स्विगी किस लेवल पर पहुंच चुका है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आज से कुछ टाइम पहले अगर हम बोलते कि हम सिर्फ डिलीवरी करेंगे, मतलब वो उसकी सामान की, ठीक है, अगर हम डिलीवरीज करेंगे तो वो हम नहीं उसको समझते। तो डिलीवरी अगर आपने नाम सुना, एक कंपनी है वो किस लेवल पे पहुंच चुकी है, ठीक है ना, आप नहीं समझो। अच्छा ऐसे में अगर आप बोलूं कि आप लोगों ने सुना मेडिटेशन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, शायद आप लोगों ने सब्सक्रिप्शन ले भी रखी होगी घर वालों को दिखाने के लिए, ठीक है। हाँ, तो उसका अगर आपसे किसी ने आज से 10-20 साल पहले आके बोला होता कि मैं एक ऑनलाइन ऐप बनाऊंगा और ये इस तरीके से हम 9-10 की मतलब सॉरी सारी क्लासेस देखें, तो आप शायद नहीं बिलीव करते। लेकिन पता है आपको मेडिटेशन में किसका पैसा है? किसी को ये पता है? सबके फोनों में डली हुई होगी। आकाश कौन है? नहीं, आपने आकाश सही बोला लेकिन इंस्टीट्यूट में आकाश अंबानी, ईशू का भाई। मेरिट नेशन की सारी फंडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज करता है अभी चलता है। आकाश सही सुना होगा, इंस्टीट्यूट नहीं होगा, पढ़ लो जाके, हो सकता है उसका भी कुछ पैसा हो लेकिन मेजर फंडिंग मुकेश का। मेरिट नेशन आकाश से बोल रहे हैं, मतलब मैं नहीं, आप एक बार चेक करना गूगल पे जाके, मैं बताऊंगा। हो सकता है अब आकाश इंस्टीट्यूट ने बढ़ा लिया, लेकिन तो कहने का मतलब क्या, आप समझना, इधर समझना मेरी बात। ऐसे थोड़े दिन पहले जैसे अब इसको समझना कि कैसे वर्क करता है। तो जब इशू नई मेरे से जुड़ी तो मेरे पास एक आइडिया आया कि हम इस तरीके से एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाएंगे कुछ भी इस तरीके से, तो मुझे थोड़ा पैसा चाहिए। मेरे पास नहीं था उस टाइम पे, तो ईशा से मैंने बात की तो उसने बोला क्या दिक्कत है, मैंने कहा देखो मेरे पास ना एक आइडिया है, कातिल आइडिया है, लेकिन उस तो कहती है वो तो ठीक है फिर करो उसको एग्जीक्यूट करो, बिजनेस वो जो होते हैं बिजनेस फैमिली के डरते नहीं है, करो बस करो, ठीक है। तो मैंने कहा कर तो मैं लूं लेकिन है नहीं ना उसके लिए पैसे नहीं, तो अरे पैसे नहीं है, ठीक है, पैसे तुम्हारा दिमाग ही गलत चल रहा है, करना है और है नहीं तो मतलब तुम्हारा दिमाग ही उल्टा चलता है ना बेटा, करना है बिजनेस उसके लिए पैसे नहीं है, बस इतनी सी बात में मैंने 2 बार हराई, नहीं तुम्हारा दिमाग ही गलत चलने लग गया है। इस पर नजर तेरी चॉकलेट्स पे है, अच्छा ठीक है। तो कहती तो कितना कितना का तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, तो मैंने कहा मेरा जो प्रोजेक्ट है वो है क्या हुआ सर, अब है फंडिंग है
एक साल, अब लार्जेस्ट है। देखो एक साल पहले से, देखो ऐसे मत करो, मैं इशू से जुड़ा था 5-6 साल पहले, तब मुकेश बाबा ही करते थे, ठीक है। अब हो सकता है अब आकाश करता है, तो देखो ना, अब ये बात भी ज्यादा लोगों को नहीं पता थी, इंटरनली वो आकाश फंडिंग कर रहा है मैरिज नेशन की, मेजर पार्ट, जैसे अभी उसे चेक किया, तो ये कैसे चल रहा है वो सिस्टम देखो। तो इधर इधर ध्यान दीजिए, इधर ध्यान। तो ईशू ने, मैंने बोला ऐसे मेरे पास आइडिया कातिल है, लेकिन उसके लिए मेरे पास फंड्स नहीं है, थोड़े फंड्स। कहते कितना का प्रोजेक्ट है तुम्हारा? मैंने कहा इनिशियली तो मुझे 25 लाख चाहिए, सिर्फ 5 लाख मेरे पास भी है। तो कहते 20 लाख रुपए चाहिए। मैंने कहा 20 लाख चाहिए। कहते पापा से बात कर लो। मैंने कहा करवा दो। उस टाइम पे ना मुकेश मेरे को उस रिगार्ड से नहीं देखता था ना, क्योंकि नया नया हम उसमें आए थे रिलेशनशिप। तो ठीक है, तो उसने कहा कि पापा से मिलवा दो, लेकिन पापा जो है वो आपको ज्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। मैंने कहा तू दे दे, बस 2 मिनट दे, मैं ऐसे उसको फ्लैट कर दूंगा। क्या हुआ? आपको बोला उसने? हाँ, तो क्या हो गया? अच्छा, मेरे को लगा आप उस पर हंसे कि आपको इतनी रिस्पेक्ट दे दी ईशा अंबानी आपको। अच्छा ठीक है, तो मैंने कहा 2 मिनट मिलवा दे। तो उसने एक मीटिंग फिक्स कराई, मैं पहुंचा इंटीरिया। तो कहता मुकेश, वो उसकी पर्सनालिटी अलग है। कहता हेलो यंग बॉय, आपसे 10 साल, ठीक है। मैं समझ लो, अब आप बोलोगे सर ये ज्यादा हो गया। तो हेलो यंग बॉय, यू हैव जस्ट 2 मिनट्स टू इम्प्रेस मी। आप गलत समझ रहे, वैसे नहीं, जैसे आप समझ रहे, टू इम्प्रेस मी, द चेक इज ऑन द टेबल, यू कैन ईदर टेक इट और आई विल पे इट। ओके, तो ये ऐसा समझ। तो 2 मिनट में मैंने जो उसको प्रेजेंटेशन दी, ऐसी मैंने प्रेजेंटेशन दी, 1 मिनट और 30 सेकंड में कहता ओके ओके स्टॉप स्टॉप स्टॉप, दिस इज आल्सो योर्स एंड माय डॉटर। ये नहीं बोला, ठीक है, ये नहीं बोला उसने। तो बोला दिस इज ऑल, दिस इज योर्स। तो उसने बोला अब, लेकिन वो बिजनेस है, देखो वो चाहे कुछ भी हो, दमाद, सॉरी, जो भी कुछ भी हो, चाहे वो कितने घर की बात हो, लेकिन वो है पक्का गुजराती आदमी। कहता व्हाट इज द, आपकी अमाउंट कितना है, वो सब्सक्रिप्शन कितनी चाहते हो? मैंने कहा सर देखो 25 लाख का मेरा है ये सिस्टम, 5 लाख मैंने अपने भी लगा रखे हैं इसमें, लगाऊंगा, मुझे 20 लाख आप। कहता मैं 20 नहीं दूंगा। मैंने कहा सर आई अंडरस्टैंड, आप 20 नहीं लोगे तो आप कितना दे सकते? कहता मैं 10 लाख रुपए। मैंने कहा सर ठीक है, 10 लाख के शेयर्स मैं आपको दूंगा, एक प्राइवेट कंपनी बनाएंगे, इसका मैं एक मेंबर होगा, एक आप होगे, ऐसे ही मैंने ये इसको दिया। फिर मैंने ऐसे ही टाटा किसी तरीके से भी मैंने बोला मुकेश सर, अब तो घर की बात होगी, तो मैंने कहा सर टाटा से भी एक बार मेरा एक मीटिंग फिक्स करा दो। तो टाटा को मैं नहीं जानता था, क्योंकि उनकी बेटी कोई है नहीं। एनीवे मतलब बेटा भी ऐसे नहीं है ना, तो रतन टाटा तो उस टाइम पे बैचलर थे, अभी भी बैचलर है। तो उस टाइम तो मैंने कहा कि सर आप करा दो। तो मुकेश अंबानी के थ्रू, है ना, ऐसे उनके थ्रू मैंने उनसे मीटिंग की, उनको भी मेरा आइडिया पसंद आया, उन्होंने भी मुझे 2 लाख रुपए दिए। ऐसे मैंने 3-4 लोगों से और मिला के पूरे पैसे रेस कर, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, ऐसे ऑनलाइन चीजें दी, और वो बहुत हिट हुआ, मतलब बहुत सुपर डुपर हिट हो गया। और उसके बाद धीरे 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 जाके फिर मैंने उसका, अब फिर हमने एक डिसीजन लिया कि सर अब हम इस कंपनी को पब्लिक करेगा। फिर मैं पब्लिक इशू बाद में ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस लेके आया। अब आप बोलोगे सर अगर शेयर्स आपके पास से आपसे ज्यादा शेयर्स मुकेश अंबानी के पास है या रतन टाटा के पास है, तो सर आप थोड़ी ना हुए उसके मैनेजर। बिल्कुल सही बात है, आपके मन में ये डाउट बिल्कुल सही है। इसमें जब हम ऐसे पैसे लेते हैं ना, एक वो बनता है डॉक्यूमेंट जिसमें लिखा होता है कि मुकेश अंबानी विल नॉट इंटरफेयर इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। उसको डिविडेंड मिलेगा, लेकिन वो मैनेजमेंट में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि मेरा आइडिया, मैं चलाऊंगा इसको। आप ये नहीं कहोगे कि आपके पास ज्यादा शेयर है आप इंटरफेयर, पहले ही ये साइन हो जाता है। अब बच्चों, अब मैं आपको सच बताता हूं, ये क्या था कि चुनिंदा पब्लिक में से ही मैंने कुछ लोगों को उठाया। देखिए एक बात बच्चे, एक बात बताओ, अगर मैं न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दूं कि मैं शेयर इशू लेके आ रहा हूं और मेरी कंपनी नई नहीं है, बिल्कुल एक छोटी सी कंपनी, मतलब है ही नहीं, कोई आइडिया ही नहीं है किसी, मतलब किसी के मन कुछ पता ही नहीं किसी को मेरे बारे में, अगर मैं लेके आऊं और न्यूज़पेपर में लाख रुपए का एडवर्टीजमेंट करूं, और भाई के पास एडवर्टीजमेंट आए सुबह सुबह दैनिक भास्कर में, क्योंकि आपके वही आता होगा, हाँ, तो मुझे बताइए आप क्या करोगे? और बारिश का मौसम है, तो मम्मी को बोले कि मम्मी भजिया बना दो और उस पर रख दो, तेल सुखा दो, यही होएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उसको नहीं कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ के फेंक देंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना वेस्ट क्यों करना मेरे को, जैसा नो मेरे को क्यों वेस्ट करना, मैं उन्हीं लोगों को अप्रोच करूँ ना जो मुझे पैसे दे सकते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक्चुअली है क्या, कुछ लोग इस दुनिया में ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आइडिया है, पैसे नहीं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा है, टाइम नहीं। मुकेश अंबानी के पास पैसा बहुत है, लेकिन आज वो इतना काम करे कि उसको टाइम ही नहीं है और बिजनेस के बारे में सोचने का। तो उसने कहा किसी को, भैया तेरे पास पैसे, तेरे पास आइडिया, तू आजा, पैसे मेरे से ले, तो बिजनेस कर, मुझे प्रॉफिट देता रहिए। वो तो कहीं से भी प्रॉफिट कमाने का चाहता है, ये सब मानते हो ना? तो ये समझ में आया? तो इस तरीके से चलता है। इन लोगों को कहा जाता है वेंचर, ये मेरा वेंचर है, कैपिटलिस्ट, आपने उसमें कैपिटल लगा दी, वीसीज, वीसीज और कुछ नहीं, ठीक है, वेंचर कैपिटलिस्ट। और दूसरा नाम भी है इनका, एक बड़ा अच्छा नाम है, एंजल इन्वेस्टर। इसका नाम पता है, एंजल। आपके लिए वो एंजल बन के आए,
है परी, परी परा भी हो सकता है, ठीक है, तो बड़ा सा है, तो वो परी बन के आया, इसलिए वो क्या हो गया, एंजल इन्वेस्टर भी कहते हैं इनको। और बच्चों इनको क्या कहा जाता है, HNI। HNI का मतलब क्या हुआ, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। चाहे कितना ही डिमोनेटाइजेशन हो, जैसे मैं कहूं मोदी साहब रोज आके कह रात को 8 बजे भाइयों बहनों आज मैं आपकी लूंगा, ठीक है, लेकिन तब भी मुकेश अंबानी का पैसा कभी खत्म नहीं हो सकता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इन लोगों को कहा जाता है HNI, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल। तो आप ऐसे लोगों को अप्रोच करके जब उनसे पैसा लेते हो तो वो क्या बन जाता है आपका ऑफर, सॉरी प्राइवेट प्लेसमेंट। मैंने क्या किया, मैं प्राइवेटली कुछ लोगों के पास गया और उनसे पैसे मांगे। अब आप जितने भी स्टार्टअप्स है, जितने भी अच्छे स्टार्टअप्स है, चाहे वो स्विगी हो, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो और भी कोई भी स्टार्टअप आपके मन में आ रहा हो, कोई बताओ इंडिया की कोई स्टार्टअप बताओ हमारे। नहीं गूगल तो गूगल है ना, गूगल को छोड़ दो, हम अपने भारत की बात करेंगे ना। माइक्रोमैक्स। हाँ, भीम यूपीआई, ये सारे स्टार्टअप्स ऐसे, जैसे आपने कौन सा बोला बेटा, कौन सा बोला आपने, माइक्रोमैक्स। ऑनलाइन माइक्रोमैक्स, हाँ माइक्रोमैक्स, हाँ वो भी। तो वो ये जितने भी स्टार्टअप्स है ये सब ऐसे ही है, उसमें किसी कुछ लोगों का पैसा लगा है। फिर जब एक बार वो कंपनी बड़ी हो जाती है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अब फ्लिपकार्ट बहुत बड़ी हो चुकी है कंपनी, अब चाहते हैं लोग उसके शेयर्स खरीदना, तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, ऑफर फॉर थ्रू प्रोस्पेक्टस लेके आएगा, पब्लिक को ऑफर देगा, फिर पब्लिक भी शेयर्स हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली जिसने पहले पैसा लगाया था उसकी होल्डिंग कमी हो जाएगी कंपनी। ठीक है, समझ में आया, पूरा सिस्टम समझ में आया। इसको क्या कहा जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट। समझ में आ गया। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर प्राइवेट प्लेसमेंट और ऑफर फॉर सेल जो अभी इससे पहले पढ़ा, इनमें मेजर फर्क क्या है? बस मेजर फर्क ये है किसको इशू हो रहा है। ऑफर फॉर सेल में किसको इशू हो रहे हैं, स्टॉक ब्रोकर्स या इंटरमीडियरीज ऑफ द फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक ब्रोकर्स, इशूइंग हाउसेस एक्सेट्रा। और इसमें किसको इशू हो रहे हैं, डायरेक्टली पब्लिक, जिनको हम सॉरी ये भी कहते हैं। और दूसरा, अगर शेयर्स मुकेश अंबानी अपने पैसे से ले रहे हैं तो वो हो गए इंडिविजुअल्स। और अगर वो कहता है कि मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के थ्रू शेयर्स खरीदूंगा तो वो हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, जैसा भी आपने पढ़ा होगा, अगर आकाश इंस्टीट्यूट ने पैसा लगा रखा है मेरिट नेशन में तो वो हो जाएगा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अगर आकाश इंस्टीट्यूट का जो ओनर है, जो भी है, उन्होंने लगा रखा है तो वो हो जाएगा इंडिविजुअल। समझ में आया पूरा सिस्टम? हाँ, इंस्टीट्यूट ना इंडिविजुअल, उसको कहा जाता है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ठीक है, समझ में आ गया, तीन समझ में आ गए बहुत अच्छे से, कोई डाउट नहीं। ओके, अब हम चलते हैं फोर्थ में। मैंने आज से कुछ 5-6 साल पहले एक कंपनी स्टार्ट की और ऐसे छोटे मोटे अपने फ्रेंड से कुछ पैसे ले लिए। उन्होंने शेयर दे दी, मैंने उनको शेयर दिए, उन्होंने मुझे पैसे दिए। भरोसा नहीं था किसी को भी मुझ पे, लेकिन उन्होंने दोस्ती यारी में कहा चल यार ले 10-10 हजार रुपए दे दिए, तेरे ऊपर नुछाओ। ऐसे थोड़ा बहुत उन्होंने डांस वांस करवा लिया था मेरे से कि थोड़ा सा करके दिखा दे डांस, उड़ा दे। ठीक है, ये हो गया। अब धीरे धीरे मैंने उस कंपनी से बहुत बड़ी एक एंटरटेनमेंट हाउस खोल लिया। हाँ, मैं वो डांस से काम करता हूँ। हाँ, ठीक है, तो बहुत ऐसे अपने साथ लोगों को जोड़ दिया। ठीक है, हम छोटा मोटा पार्टी ब्याह में, शादी वादी में कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी दिन मूड अच्छा हुआ, माहौल अच्छा हुआ तो छोटा सा करके भी दिखा देंगे। ठीक है, तो ये हमने किया और धीरे धीरे हमारी कंपनी इतनी बड़ी हो गई कि आजकल तो कोई बनिए की शादी हमारे शो के बिना नहीं। वी आर द बिग एंटरटेनर। और अब क्या हुआ, अब कंपनी को पैसा और चाहिए क्योंकि हमें प्रॉप्स चाहिए ना, प्रॉप्स और चाहिए। तो अब कंपनी को चाहिए 10 लाख रुपए और, लेकिन हमारे पास वो पैसे नहीं है। तो हमने सोचा कि हम पब्लिक से पैसा लेगा। जैसे मैंने कहा कि बनियों में जैसे भाजी का डब्बा चलता है ना, मनोहर बिकनरी के नाम का, सब क्या आता है ना, सब मट्टी वट्टी खाते हुए, तो वैसे ही हमारा नाम है इसमें एंटरटेनर्स। हमारा एक ना एक शो तो मेहंदी ब्याह में होता ही है। तो वो उसके लिए इतने बड़े हो चुके हैं हम कि आज सब लोग हमारा नाम जानते हैं, पूरी शादी वाली इंडस्ट्री हमारा नाम जानता है। वो मैरिज वाले प्लानर। तो अब क्या हुआ कि अब लोग मेरे को पैसा तो देना चाहते हैं हम लोगों, लेकिन हमने सोचा कि ठीक है यार, तुम तो दे ही दोगे, तुम तो पब्लिक के लोग हो, तुम तो दे दोगे तुम्हारा। लेकिन ये जो लोग हैं, जो हमारे दोस्त यार थे, जिन्होंने उस टाइम भरोसा किया था हम पे, जब तुम लोगों ने भरोसा नहीं किया था, उनको कुछ तो मिलना चाहिए ना एक्स्ट्रा। ये सुन, ठीक है, तो हमने क्या बोला, हमने ये कहा कि जो शेयर हम पब्लिक को देंगे 100 रुपीज का, वो ही शेयर आपके लिए है 95। समझ आई बात? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स है, मान लो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के 10 शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के एग्जिस्टिंग, किसी के पास 50 शेयर है, किसी के पास 100 है, किसी के पास 20 है, किसी के पास 10 है, वो हमारे दोस्त थे, 10 दोस्त। वो लोगों ने जो शेयर्स खरीदे थे उस टाइम जब किसी ने भरोसा नहीं किया हमारे पे, हमने और लोगों से मांगे पैसे, सबने थप्पड़ी मारा था। कोई आज खरीदना चाहते सब, क्योंकि आज हमारी कंपनी हो गई बड़ी।
तो हमने कहा ठीक है यार, अगर हम इन बेचारे लोगों को जो 10 हमारे दोस्त थे जिन्होंने उस टाइम शेयर खरीदे थे, अगर हम इनको भी उसी रेट पे पैसे शेयर दे जिसमें सबको दे रहे हैं, तो इनको ऐसा नहीं लगेगा कि बिट्रेय हो गया हमारे साथ, तो हमारा ट्रस्ट बिट्रे हो गया, हमने तुम्हें तब दिए थे, पैसे दिया था जब किसी ने नहीं दिया, तो हमें कुछ तो एक्स्ट्रा मिले। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो शेयर हम पब्लिक को, जनरल पब्लिक को 100 का देंगे, वही शेयर आप हमसे ले लो 95 का, 5 रुपए का, तो आपको सीधा सीधा प्रॉफिट होता है। यस और नो? तो उन्होंने कहा ये क्या है, और हमने कहा कि कंपलसरी नहीं है कि आपको लेना ही है, अगर आपको लेना चाहो तो ले लो, नहीं लेना चाहो तो मत लो। 95 रुपीज का वही शेयर जो पब्लिक के लिए हम दे रहे 100 का, वो आप ले लो 95 का। ठीक है, इसको कहा जाता है राइट्स इशू। हमने क्या कहा कि आप लोग हमारे पुराने शेयर होल्डर्स हो, आपको हमने प्रिविलेज दी, राइट दिया, ये कोई जबरदस्ती नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, राइट दिया है। अगर आप लेना चाहो तो आप हर 2 शेयर के बदले 1 शेयर ले। तो अगर किसी के पास 50 शेयर है तो वो 25 और ले सकता है, अगर किसी के पास 100 है तो वो 50 और ले सकता है इस रेट पे 95 पे। लेने को तो आप कितने ले लो, लेकिन 95 पे मैं आपको 1:2 के, मतलब 1 शेयर 2:1, हर 2 के बदले में 1 शेयर दे दूंगा। समझ में आ गई बात? ये होता है राइट। अब देखा जाए तो बच्चों ये लेगा इंसान, क्यों लेगा? क्योंकि देखो आपको सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 की चीज आपको कितने की मिल रही है, 95 की। एक ही सूरत, एक ही चीज है जब वो नहीं लेगा, 95 तो देना पड़ेगा ना अगले को। अगर किसी में 95 भी नहीं है तो वो कह सकता है चलो मैं नहीं ले रहा, मेरे पास पैसे, तो वो तभी छोड़ेगा, वरना वो लेगा। और इस पर कंपनी एक और ऑफर देती है अपने शेयर होल्डर्स को, वो कहती है या तो आप ले लो या आप ये राइट किसी और को दे। मतलब हम तो आपको 25 शेयर देंगे ही देंगे, सो आपके पास 50 है, 50 के बदले 25 तो देंगे ही देंगे। आप खुद लेना चाहते हैं खुद ले लो, वरना आप किसी भी पब्लिक के दोस्त आपका कोई दोस्त है, आप उसको दे दो, हम उसको 95 पे देंगे। तो मतलब एक तरीके से ये सब ले ही लेते हैं। समझ में आया? इसका नाम क्या पड़ा? राइट्स इशू। न्यू शेयर्स हम अपने पुराने शेयर होल्डर्स को दे रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर है? 4 समझ में आ गए? ऑफर टू प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू। अब बात करते हैं लास्ट। बेटा लास्ट वाले का नाम है ई आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। आईपीओ की फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफर। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये पांचों मेथड्स जो भी हमने किए, ऑफर फॉर प्रोस्पेक्टस, ऑफर फॉर सेल, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट्स इशू एंड ई आईपीओ, ये पांचों का ही नाम आईपीओ है। आईपीओ का मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक ऑफर, मतलब फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर, इनिशियल पब्लिक। नाम सबका ही आईपीओ है, लेकिन वो टर्म सिर्फ ई आईपीओ में यूज हुई है, तो इट्स जस्ट उसमें यूज हुई है, लेकिन पांचों को ही हम आईपीओ बोलते हैं। ऑफर टू प्रोस्पेक्टस इज आल्सो वन टाइप ऑफ आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑफर फॉर सेल इज आल्सो वन टाइप ऑफ आईपीओ। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉनिक आईपीओ में क्या है, जैसे कोरोना भी हो गया, लेकिन चलो कोरोना तो अब हुआ है, आज से 10-15 साल पहले एक नई चीज आई थी, सेफ पेपर। ठीक है, एक नया ये चला था हमारे गवर्नमेंट को कि पेपर बचाओ। तो क्या हुआ, तब ये चीज इंट्रोड्यूस हुई, क्योंकि अगर आप ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस की बात करते हो तो आपका पेपर बड़ा वेस्ट होता है। क्यों वेस्ट होता है? एक तो वो बुकलेट बनाओ, वो भी छोटी नहीं बनती, अच्छी खासी 50-100 पेज की बुकलेट बनती है, और वो कितनी छपती है? करोड़ों छपती है, एडवर्टीजमेंट है। फिर क्या होता है कि वो जो बंदा है इन्वेस्टर, वो आपको चेक भेजेगा। अच्छा जी, चेक अगर उसका आपने उसको शेयर लॉट नहीं किए तो आप उसको चेक भेजोगे वापस। हर जगह पेपर पेपर, एप्लीकेशन फॉर्म पेपर 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 पेपर, वेस्टेज। तो व्हेन वी आर लिविंग इन अ, वो क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वर्ल्ड, व्हाई टू वेस्ट पेपर? कंपनी को प्रोस्पेक्टस बनाना है ना, बनाओ, छापो मत, क्या करो फिर? ऑनलाइन डाल दो। आजकल तो हर के पास ये है, सिस्टम है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनानी है, ऑनलाइन बनाओ। आपको पैसे ट्रांसफर करने, ऑनलाइन आरटीजीएस करो, एनईएफटी करो, जो भी होता है, ईसीएस करो। आपके पास शेयर आके डीमेट में आ जाएंगे, आपको शेयर सर्टिफिकेट भी नहीं मिलेगा। अभी डीमेट क्या होता है नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगा, थोड़ा बहुत तो पता ही आपको। आपको पैसे वापस करने कंपनी को, वो भी वापस आ गए, नो यूज ऑफ पेपर। इसको नाम दे दिया गया ई आईपीओ। अब ई आईपीओ में दो चीजें। अब जो कंपनी अपने शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिकली करना चाहती है, तो पहले तो वो उस स्टॉक एक्सचेंज के साथ एक डील एग्रीमेंट करेगी जिसमें वो चाहती है कि हमारे शेयर्स ट्रेड हो, चाहे वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो जयपुर स्टॉक एक्सचेंज हो, चाहे वो चंडीगढ़ स्टॉक एक्सचेंज हो। पहले तो उसका डील करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, कागज आज भी भरना आसान है देन कंप्यूटर टाइप, मानते हो? आज एक अनपढ़ आदमी भी, अनपढ़ मतलब खुद नहीं भरेगा, किसी से भरवा लेगा कि भैया ये मेरे को शेयर इशू करने लेने हैं, तो प्लीज इसको भर दो, नाम ये नाम, फादर नेम ये नेम बोल। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं, चाहे हम कितने ही एडवांस हो जाए, आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास कंप्यूटर नहीं है। तो अगर उनके पास, अगर हम ये करें ई आईपीओ, तो वो लोग हमारे शेयर ही नहीं खरीद पाएंगे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए क्या होता है, सेबी ने बोला है जो भी कंपनी ई आईपीओ लाएगी
उसको दो चीजें प्रिंट करनी पड़ेगी। मतलब एक बार न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट डाल दो कि हम अगर आप कोई शेयर खरीदना चाहते हैं हमारी कंपनी के और उसको खुद नहीं कर सकता ये सारे ऑनलाइन काम, तो वो यहाँ जाके ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल कर सकता है। ऐसे ही होता है ना, कोई भी चीज ऑनलाइन होती है, हाउस टैक्स होता है या कोई भी टैक्स होता है इनकम टैक्स का, मैं अपने घर से भरता हूँ, ठीक है, मेरे को तो आता है, मेरे को अपनी रिटर्न बनानी आती है, लेकिन जिसको नहीं आती तो आप अलग आप सीए के पास जाके भरवा लो, ये एज सिंपल एज दैट। मैं अपना टैक्स ऑनलाइन खुद भर देता हूँ, लेकिन मेरे फादर है वो आज तक डेबिट कार्ड नहीं यूज किया उन्होंने, मतलब उनको ऑनलाइन नहीं आता, तो वो मेरे से करवा लेते हैं, ठीक है कि नहीं, ऐसे किसी और से करवा लेते हैं, की बात है। तो कहने का मतलब क्या है, वही चीज इसमें, अगर आप खुद भर सकते हो अपनी एप्लीकेशन, ऑनलाइन जाओ, साइट पे जाओ, कंपनी की माई प्रोस्पेक्टस पढ़ लो, डिसीजन ले लो, लेना है शेयर नहीं लेना, एप्लीकेशन फॉर्म में भर दो, पैसे डाल दो, एनईएफटी कर दो, काम कर दो। लेकिन अगर आप खुद नहीं कर सकते तो कुछ लोगों का नाम लिखा होता है जिसको कहा जाता है सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, उन ब्रोकर्स का नाम कंपनी छापेगी, हम उन लोगों के पास जा सकते हैं अलग अलग जगहों पे जहां पे भी नियरेस्ट हमारे है, वो हमारी एप्लीकेशन ऑनलाइन टाइप करके सबमिट कर देंगे और हम उनको पैसे दे देंगे। समझ में आ गई बात, ये भी कर सकते हैं हम, ठीक है। तो कंपनी को ये छापना पड़ेगा। और ऑनलाइन वैसे तो हम कहते हैं कि ऑनलाइन सेफ है, बट ऑनलाइन सेफ नहीं है। मतलब मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफलाइन में क्या है, मैंने चेक भेज दिया, पैसे आए, सॉरी, अगर कंपनी ने शेयर दिए तो चेक कैश हो जाएगा और मेरे पास शेयर आ जाएगी, अगर कंपनी ने शेयर नहीं दिए तो वो चेक मेरे को वापस कर देगी या नया चेक बना देगी कम अमाउंट का, अगर कम शेयर है। तो इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, और चेक में कोई फ्रॉड आज पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि चेक में ओवर राइटिंग इज नॉट पॉसिबल, तो वो चीज बहुत सिंपल क्लीन है। लेकिन ऑनलाइन में अभी भी दिक्कत है। क्या दिक्कत है, आप लोगों को पता होगा, कुछ पिछले साल, अभी मतलब 2-3 महीने पहले ये एक नई चीज शुरू की थी हमारी दिल्ली गवर्नमेंट ने, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स। पता है आपको, ये रजिस्ट्रेशन, ये गाड़ी की और वो स्टिकर लगवाने थे, ये आप लोगों के भी चले हुए कि घर पे दिक्कत हो सकता है कि आपकी पुरानी गाड़ी हो, है ना, आप लोगों को भी होएगा। तो उसमें बहुत से ऐसा हुआ है, आपको शायद पता ना हो, बहुत से लोगों ने अप्लाई किया और उनकी अभी तक लगी, वो एप्लीकेशन अभी तक नहीं लगी, उनको फोन करो तो जी आपको इस दिन लगवा देगा, हमारी टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये है वो है, मतलब पैसे जा चुके तब भी नहीं लगे। ये चीज तो यहाँ पे भी हो सकती है। और डेलिबरेटली कोई नहीं, मेरे लग गई थी टाइम पे, मेरे कुछ लोगों के नोन थे, टाइम पे लग गए, लेकिन कुछ लोगों के नहीं लगी, बिल्कुल पैसे जा चुके। तो कहने का मतलब क्या है, डेलिबरेटली नहीं है, ये सिस्टम एरर होते हैं। वो चीज तो इसमें भी हो सकती है, मैंने पैसा तो भेज दिया, कंपनी ने शेयर भी डाल दे दिए मेरे को, लेकिन मेरे डीमैट अकाउंट पे दिख ही नहीं रहे। हो सकता है कि नहीं हो सकता, या कम मैंने ज्यादा पैसे दे दिए, मेरे को शेयर कम मिले, पॉसिबल है, सिस्टम है, मशीन है, खराब तो हो ही सकती है। ये चीजें होती है, तो कौन बीच में मीडिएटर आएगा मेरे और कंपनी के, उसको कहा जाता है रजिस्ट्रार। एक बंदा होता है, उसको अगेन आपको अपॉइंट करना पड़ेगा, सेबी के रजिस्टर्ड लोग हैं जो रजिस्ट्रार बन सकते हैं, उसको अपॉइंट करिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है किसी भी पब्लिक के किसी भी मेंबर को, तो वो कंपनी से अप्रोच करने की जरूरत नहीं, सीधा उसको बोलो, वो मतलब उसको बोलो कैसे, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, उसको बताओ अपनी प्रॉब्लम, वो बताएगा कहां पे दिक्कत, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको इंश्योरेंस पता हो, तो इंश्योरेंस में क्या होता है, एक होती है इंश्योरेंस कंपनी, एक है आपकी गाड़ी अगर खराब हो गई या कुछ हो गया उसका एक्सीडेंट, तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आता है इंश्योरेंस, वो मतलब वो एक अलग बंदा है, वो आके चेक करेगा कि इसमें कितना लॉस हुआ, फिर वो इंश्योरेंस कंपनी और आपको दोनों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो एक इंडिपेंडेंट पर्सन बीच में है, जो कंपनी का भी नहीं है ना आपका है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको अप्रोच करो, वो कंपनी से खुद आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके देगा। तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड वेरी गुड प्रोसीजर। ये है हमारा, बताइए समझ में आ गए, पांचों समझ में आ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है आपको पांचों में। तो एक बार मैं इसको रीड करने से पहले एक बार एक एक लाइन में देख लेते हैं। ऑफर टू प्रोस्पेक्टस क्या है, जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेज करती है थ्रू इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। ऑफर फॉर सेल क्या, जब कंपनी डायरेक्टली पब्लिक से पैसा रेज नहीं करती और कुछ ब्रोकर्स से पैसा रेज करती। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है, जब कंपनी पब्लिक के कुछ चुनिंदा लोगों से या चुनिंदा कंपनी से पैसा रेज करती है। राइट इशू, जब कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को एक राइट देती है नए शेयर्स खरीद। और ईआईपीओ, जब कंपनी पब्लिक से पैसा रेज करती है लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली। समझ में आ गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस बार के एग्जाम के लिए लिख लीजिए। चलिए आइए अब इसको रीड करते हैं। यार एक पेज देना नंदी, पहले से निकाल रखा था, नम्या से शुरू करते हैं, अटेंडेंस लीजिए, ठीक है बच्चे, आइए जल्दी से, कम टू पेज नंबर 10.5। बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क करिए इस टॉपिक को और आ जाइए 10.5 पे, मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन। अच्छा यहाँ पे ना आप एक चीज लिख लीजिए, जो मैंने आपको बताया ना मैंडेटरी और नॉन मैंडेटरी एक्सपेंस, वो बुक में कहीं नहीं लिखे, आप कहीं पे भी चाहे ऊपर मार्जिन पे लिख लो या कहीं पे भी लिख लो, ये ना एक चीज यहाँ लिखो, मैं लिखता हूँ, यहाँ लिखो सम, आप भी देखिए ऑनलाइन दिख रहा है सबको, सम expenses related to public issue, some expenses
रिलेटेड विद पब्लिक इशू ऑफ सिक्योरिटीज। अब इसमें ना दो कॉलम बना लेना, छोटे, ज्यादा नहीं है। मैंडेटरी एक्सपेंस, नॉन मैंडेटरी। पहले मैंडेटरी का सिर्फ एक ही है, फाइलिंग फीस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फाइलिंग फीस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। फाइलिंग फीस विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ठीक है। और नॉन मैंडेटरी पे लिखिए, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट। पहला लिख लीजिए एडवर्टीजमेंट, दूसरा लिख लीजिए कमीशन टू ब्रोकर्स। बस दो ही काफी, ठीक है। ये मैंडेटरी एक्सपेंस है, नॉन मैंडेटरी। ये उसी पेज पे लिख लो ना जहां पे लिखा हुआ टॉपिक चल रहा है, वहीं पे लिख लो, छोटा सा तो है, ज्यादा है ही नहीं। देखो ऊपर लिख लो ना मार्जिन में, मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब आप नीचे पढ़ोगे वहां लिख लो जहां पे सीए राहुल गुप्ता क्लासेस के थोड़ा बहुत कहते थे यार बच्चों। मेरे को ना सच्ची, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, देखो आप लोग बहुत, देखो हमारी 2 हफ्ते से क्लासेस हो रही और ऑलमोस्ट कुछ चेहरे तो रोज दिखते हैं, मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है। आप लोग आ भी रहे हो, आप सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? अच्छा आप अपनी जेन्युइन प्रॉब्लम बताओ मुझे, क्या है सर टेस्ट का, तो मैं फिर आपको हल दूँ। सीरियसली आप ले ही नहीं रहे हो टेस्ट को, क्यों, क्या दिक्कत है? मतलब इतना आपको अपने ऊपर इतना भरोसा है कि हम तो ले ही आएंगे 80 नंबर 80 में से, इतना भरोसा आप लोगों का अपने ऊपर? क्या प्रॉब्लम क्या है बता। मैं तो आपको कह ही नहीं रहा कि आप यहां से, तो मैं तो कह रहा हूं घर से दे दो आप। किसी को कोई अगर ऐसी बात है तो ठीक है, मैं भी स्टेप डे के बाद छुट्टी कर देता हूँ, आप भी अपने, मेरे को तो दिक्कत ही है, मेरा नया बैच शुरू होने वाला है नेक्स्ट वीक से, मैं तब भी आपको ले पढ़ा रहा हूँ, तो मैं भी छुट्टी कर देता हूँ। जब आप इतने केयर फ्री हो तो मैं भी केयर फ्री, ठीक है, छोड़ो, हो गया काम का। मैं भी तो कर रहा हूँ ना, आप लोग भी तो, आप भी तो थोड़ा एफर्ट्स डालो ना। आप लोग बिल्कुल ही चुप होके बैठ गए सर, हम तो, हमें तो आता ही है सब कुछ। कुछ बच्चों ने अभी तक एक टेस्ट भी नहीं दिया आप में से, ऐसे थोड़ी ना होता। चलिए आइए, वो कहाँ पहुंची अटेंडेंस शीट? अटेंडेंस कहाँ पे? चलिए, पहला है ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर मेथड, 1 मार्क क्वेश्चन, of raising funds by public company in the primary market. The company wanting to raise capital issues the prospectus inviting applications from the public. देखिए, filing fees with the registrar of companies, advertisement cost, commission to brokers. The companies of the contents of the prospectus have to be in accordance with the provisions of the Companies Act and SEBI disclosure and investor protection guidelines. Disclosure and investor protection guidelines हो गया, लो पास कर दो इधर दो। या ये कैसी बात है, तुम ऐसे से मत करो बेचारों के साथ, कर। Okay, आइए नेक्स्ट, ऑफर फॉर सेल। अंडर दिस मेथड सिक्योरिटीज आर नॉट इशूड, अंडरलाइन करिए इसका, देखिए, not issued directly to the public but are offered for sale through intermediaries like, इसको अंडरलाइन करिए, स्टॉक हाउसेस, इशूइंग हाउसेस और स्टॉक ब्रोकर, इसको अंडरलाइन करिए। In this case, a company sells the entire lot of securities at an agreed price to some brokers who in turn will sell them to the investing public. वो जरूरी नहीं है अभी बेचे ना बेचे, वो उनके ऊपर है। प्राइमरी मार्केट में वो काम भी नहीं होगा, वो सेकेंडरी मार्केट में होगा, क्योंकि वो सेकेंड टाइम इशू है। बिल्कुल करते हैं, किसने बोला नहीं करते? मैंने आपको दे दिया, आपने 10 का खरीदा, देखिए 10 का आज तो 100 पे नहीं कर पाओगे, जब कंपनी बड़ी होगी तब कर लेना। हाँ बिल्कुल, डिमांड में सप्लाई के उसके ऊपर ही बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते। तो आपको क्यों इतनी चिड़ मची? करने दो उनको। अच्छा आप स्टॉक ब्रोकर बनना चाह रहे हो? सर स्टॉक ब्रोकर बनने के लिए ना मिनिमम शक्ल अच्छी होती है। मिनिमम 50 लाख रुपए चाहिए, मिनिमम। छोटा ब्रोकर, बिल्कुल छोटा ब्रोकर बनने के लिए, नन्ना सा, वो आप बन नहीं पाओगे, ठीक है। आपके तो वो बड़े है ना शौक, तो आपको 1-2 करोड़ रुपए चाहिए, तो वो है आपके पास, तो फिर आप छोड़ दो। आप ना, आप यही काम करो जो आप कर रहे हो, शादियों में डांस पर, ठीक है, वही आपके लिए सूटेबल है।
ठीक है, आइए बच्चों तो आगे चलते हैं। ऑफर फॉर सेल ये हो गया हमारा। थर्ड पे आइए, प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट इज द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज बाय अ कंपनी टू सम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अंडरलाइन करिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड सम सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। जैसे मैंने क्या बताया, अगर कंपनी इन्वेस्ट करी तो इंस्टीट्यूशनल, और अगर वो एक इंडिविजुअल इन्वेस्ट करते तो सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प्स टू रेज कैपिटल मोर क्विकली देन अ पब्लिक इशू। अब पब्लिक इशू में क्या है, पहले प्रोस्पेक्टस लिखो, फिर उसको ऑडिट करवाओ, फिर उसको छापो, फिर उसको पब्लिक करो, इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर। और इसमें क्या आप 2 4 5 लोगों से मिलकर पैसा ले लो, तो क्विक प्रोसीजर। Access to the primary market can be expensive on account of various mandatory and non-mandatory expenses. देख रहे हो ये expenses लिखे हुए। So some companies cannot afford a public issue and therefore choose to go with private placement इन expenses से बचने के। आगे चलते हैं। राइट्स इशू, दिस इज अ प्रिविलेज, अंडरलाइन द टर्म प्रिविलेज, इट्स नॉट अ लाइबिलिटी कि आपको लेना ही पड़ेगा, एक राइट है आपका। दिस इज अ प्रिविलेज गिवन टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू न्यू शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कंपनी। टर्म्स एंड कंडीशन मतलब क्या हुआ कि हर 2 के बदले 1, हर 5 के बदले 1, कुछ भी, तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस। The shareholders are offered the right to buy the new shares in the proportion of the shares already held by them. ठीक है, अब आइए EIPOs, अ कंपनी प्रपोजिंग टू इशू कैपिटल टू द, पहले तो EIPO की फुल फॉर्म लिख लो इन केस आपको ना पता हो, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर। A company proposing to issue capital to the public through the online system of stock exchange has to first enter in an agreement with the stock exchange. This is called as initial public offer. अब नेक्स्ट लाइन में 2 टर्म्स को अंडरलाइन करिए। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स, अंडरलाइन करिए, हैव टू बी अपॉइंटेड फॉर द पर्पस ऑफ एक्सेप्टिंग एप्लीकेशन एंड प्लेसिंग ऑर्डर। जैसे मैंने क्या बताया कि जगह जगह पे ना कंपनी क्या बना देती है, अपने ब्रोकर्स मतलब उनके साथ डील कर देती है कि कोई भी पब्लिक का बंदा आता है और हमारी कंपनी के शेयर्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहता है तो आप उसका फॉर्म भरोगे, तो ये वो जगह जगह पे आपके नियरेस्ट वो एक वो। प्लस द कंपनी विल आल्सो हैव टू अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू द इशू, अंडरलाइन करिए रजिस्ट्रार टू द इशू। क्यों? क्योंकि अगर कहीं दिक्कत होती है, कोई भी प्रॉब्लम आती है बीच में, इस सिस्टम में कनेक्टिविटी लूज होती है, तो वो उसको देखेगा। समझ में आ गए? पांचों समझ में आ गए? अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, इस पे से आप इस बार एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3 से 4 1 मार्कर्स इस टॉपिक से, मतलब इन पांचों। ठीक है, आया था। हाँ, अब स्कूल में तो आया ही होगा, मैं बोर्ड्स की बात कर रहा हूँ। देखो मैं तो बोर्ड्स का पेपर निकलवा रहा हूँ ना, तुम अपना छोटी छोटी बातें कर। एनीवे, अब आते हैं बच्चों, अब क्या है, हमारे शेयर्स पहली बार मार्केट में तो आ गए, अब लेकिन कंपनी तो कभी वापस नहीं लेगी शेयर, कंपनी तो वंस इन अ लाइफ टाइम कभी बायबैक कर लेगी। एक्चुअली दिक्कत क्या है शेयर्स का, दिक्कत कैसे है, जिधर ध्यान कि लोग शेयर्स क्यों नहीं खरीदते थे आज से कुछ टाइम पहले तक, कुछ टाइम पहले 20 साल पहले, कि लोगों को लगता था कि यार एफडी में पैसा डाल दिया, नो डाउट एफडी में कम है, रिटर्न कम है, लेकिन एटलीस्ट ये गारंटी तो है कि जब मेरे को बेचने है मैं बेच सकता हूं, मतलब उसको कन्वर्ट कर तो रिडीम कर लूंगा अपनी एफडी को, मैच्योर कर लूंगा। लेकिन ये चीज शेयर्स में नहीं। शेयर्स में क्या है, यू आर एट द मर्सी ऑफ द कंपनी। कंपनी ने अगर डिविडेंड दे दिया तब भी ठीक है, नहीं दिया तब भी कुछ नहीं कर सकते। और बेचने की बात करो तब तो कंपनी के पास वापस जाके कभी कह ही नहीं सकते कि जी आप हमारे शेयर्स वापस ले लो और मैं पैसा दे दो, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो फिर इसलिए लोगों का ना मन उठना, इन चीजों को देखते हुए एक नई मार्केट बनाई गई जिसका नाम है सेकेंडरी मार्केट, स्टॉक मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, 3 नाम से बोल सकते हैं। सेकेंडरी मार्केट का ही एक पर्यायवाची है स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक मार्केट। ये एक ऐसी मार्केट है जहां पे आप आके अपने शेयर्स को बेच या कोई नया बंदा आके खरीद सकता है। अगर आपने आईपीओ नहीं खरीदा, मतलब आईपीओ में आपका टाइम निकल गया, इनिशियल पब्लिक ऑफर आया, प्रोस्पेक्टस आई, लेकिन आप बिजी थे, क्या कुछ था, आप नहीं ले पाए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कंपनी के शेयर जिंदगी में कभी नहीं ले सकते, आप पब्लिक से जाके ले लो, कोई बेच रहा होगा तो उससे खरीद लो। तो ये उन लोगों के लिए एक मार्केट बनाई गई। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि सेकेंडरी मार्केट इज अ मार्केट where existing shares are bought and sold, again shares nahi, securities, existing securities are bought and sold. It gives investor a chance to disinvest, आप निकल सकते हो, and some other investor to reinvest। समझ में आ गया पॉइंट? समझ में, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच के डिफरेंसेस करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा करते हैं, इसको रीड करते हैं, ठीक है, इस डेफिनेशन को रीड करते हैं, फिर मैं वही करूंगा, मैं आपके सामने यहाँ पे टेबल बनाऊंगा,
बेसिस लिखूंगा, बुक आपसे बनकर होगा, आप ही मुझे बताओगे क्या है। तो पहले तो आप आ जाइए, व्हाट इज द सेकेंडरी मार्केट? Secondary market is the market for the sale and purchase of previously issued securities, that is existing securities. It is also known as stock market or a stock exchange. Securities in this market are not issued by the company. कंपनी ने इशू कर दी, कंपनी ने इशू कर दी प्राइमरी मार्केट में। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन कर रहा है? पब्लिक आपस में। हाँ, कंपनीज भी हो सकती है, लेकिन कंपनी किसी और कंपनी के शेयर्स खरीद रही है, बेच रही है, पब्लिक से कोई इशू नहीं करती। समझ में आई बात? अपने शेयर नहीं इशू करे, किसी और के खरीद रही है, बेच रही है, पब्लिक भी कर सकती है, वो कंपनी भी कर सकती है। यस और नो? ओके। It helps existing investors to disinvest and fresh investors to enter the market. It also provides, ये लाइन को वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, liquidity and marketability to existing securities. मैंने आपको पहले भी बताया था ना, अगर मेरे पास कोई शेयर पड़ा हुआ है, उस शेयर की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि मैं उसको मनी के रूप में सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता। आप मुझे नहीं दे सकते कि सर ये पकड़ो, ये शेयर 20,000 रुपए आपके 20 का हो गया, नहीं। मुझे आपको क्या करना पड़ेगा? उसको बेचना पड़ेगा। आपको उस पैसे आएंगे, वो मुझे दे सकते हो। बेचने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सेकेंडरी मार्केट या स्टॉक मार्केट। तो यही वो मार्केट है जहां आप आके उसको क्या करोगे? कन्वर्ट करोगे। यस और नो? तो इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। ठीक है, आगे इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ बाय चैनलाइजिंग द फंड्स इनटू द मोस्ट प्रोडक्टिव यूज। ठीक है ठीक है ठीक है, सब सही है। अब सीधा आ जाइए इस डिफरेंस पे। आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज नोट्स को बंद करो 5 मिनट के लिए। आप नोट्स को बंद करिए, मैं आपके सामने एक टेबल बनाऊंगा, आपके सामने मैं बेसिस लिखूंगा और आप मुझे बताइएगा कि ये है तो ये है तो ये। ठीक है, चलो बच्चों यहां देखिएगा प्लीज, नोट्स कोई ओपन नहीं करो। हाँ जी बेटा, एक से क्या कहा आपने? कंपनी स्पेस से इशू नहीं निकाल सकती। एक मिनट बेटा, एक कंपनी है, अपनी कंपनी की बात करते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, मैंने कहा क्यों मैं दूर जाऊं, तो अपनी कंपनी है। तो रिलायंस इंडस्ट्री का ऑथराइज शेयर कैपिटल है 10 करोड़ शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, कंपनी ने एक बार आईपीओ निकाला और 10 लाख शेयर इशू कर दिए। फिर 2 साल बाद पैसे की जरूरत पड़ी, फिर आईपीओ निकाल के 20 लाख शेयर इशू कर दिए। वो ऐसे कर सकते ना। प्राइमरी ये 10 करोड़ शेयर्स में से पहली बार तो 10 लाख इशू हुए ना, ये इसके बारे में अब ये सेकेंडरी में काम होगा। ये प्राइमरी मार्केट एक बार हो गया, अब ये सेकेंडरी में। ऐसे मान लो, थोड़ा सा ऐसे समझो, मुकेश अंबानी के बच्चे हैं, अभी पैदा नहीं हुए, पहली बार 10 कुछ हुआ, 10 लाख आए प्राइमरी में, फिर कुछ हुए, तो ये ऐसे। ठीक है, समझ में आ गई बात? ऐसे में अपने असली की बात नहीं है, अब इतने बड़े हो गए हो आप, फिर आपको समझ आ रहा है, ऐसा कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब आप आइए, अब हम इसको यहाँ पे इसके मैं बेसिस लिखूंगा और आप मुझे बताओगे अंदर क्या है। हाँ जी बोलो जी। तो हमने अकाउंट्स में पढ़ा कि वो इंस्टॉलमेंट पे बैठते हैं। बिल्कुल। तो सर जब सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होता है तब ये इंस्टॉलमेंट पे बैठ गया, तब तो एक ही बार में दे देते हैं। नहीं, आपने बोला कि कंपनी जो है, जैसे एक शेयर 100 रुपए का है, 10 रुपए का है, तो उसमें इंस्टॉल क्या? हाँ 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 हाँ। नहीं, अच्छा इनका सवाल है, इधर देखिए बच्चों, इनका क्वेश्चन है, आप भी बताइएगा मुझको। इनका क्वेश्चन है कि सर जब कंपनी प्राइमरी मार्केट में शेयर निकालती है, तब तो उसके जो पैसे है वो कंपनी तोड़ तोड़ के भी ले सकती है और एक साथ भी ले सकती है। जैसे अलॉटमेंट में इतना आ गया, एप्लीकेशन में इतना आ गया, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, ऐसे भी हो सकता है। क्या सेकेंडरी में भी ऐसा होता है? तो पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, ये ना सिर्फ बुक्स में ऐसा होता है। पहली बात तो प्राइमरी में भी ऐसा नहीं, कोई कंपनी शेयर के पैसे तोड़ तोड़ के नहीं लेती, सीधा आता है कि 10 रुपए का शेयर दे दो, लेकिन हाँ कंपनी चाहे तो तोड़ तोड़ के ले सकती है। सेकेंडरी में ऐसा नहीं, सेकेंडरी में आपका शेयर है, अब आपने इनको बेच दिया, तो आप तो उसको बोलोगे 100 का शेयर है, 100 रुपए तो मुझको दे, 100 तभी मैं देखो शेयर पूरा दोगे। इसमें ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो हाफ पेड है या फुल पेड है, फुल ही होता है। समझ में आ गई? अब बताइए बच्चों, मैंने ये लिखा मनी मार्केट, मैंने ये लिखा सेकेंडरी मार्केट, मैंने यहाँ लिखा बेसिस। पहला बेसिस मैंने लिखा है बाइंग या सेलिंग। तो मुझे बताइए मनी मार्केट में क्या होता है? बाइंग होती है, सेलिंग होती है, या दोनों होती है? अच्छा हाँ सॉरी प्राइमरी, मैंने तो जानबूझ के लिखा है, वो चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, हाँ तो मेरे को बताइए कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्राइमरी मार्केट में क्या होगा, बाइंग या सेलिंग? सॉरी पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से ओनली बाइंग, और यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग दोनों। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा ये
सेकंड में चलते हैं, पहला ये हो गया सिक्योरिटीज कैसी होती है। तो अगर हम प्राइमरी मार्केट की बात करें तो सिक्योरिटीज प्राइमरी मार्केट में कैसी होती है? ओनली न्यू सिक्योरिटीज, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। न्यू और वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तीसरे पे चलते हैं बेटा, ये पॉइंट थोड़ा समझने वाला है। डायरेक्ट इशू या एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप। अब बताइए कि कौन सी मार्केट में डायरेक्ट इशू हो रहे हैं फ्रॉम द कंपनीज टू द पब्लिक? प्राइमरी में डायरेक्ट इशू हो रहा है, और कौन सी मार्केट में सिर्फ एक्सचेंज ऑफ ओनरशिप हो रही है? सेकेंडरी मार्केट। अब एक देखो, इतना अच्छा पॉइंट देखो बच्चों, जो बेसिस है ना वही हमारा आधा यहां लिखना, आधा यहां। बेसिस याद हो गया तो आधा यहां लिखना, आधा यहां लिखना। नेक्स्ट पे चलते बेटा, ये थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। लोकेशन, लोकेशन का मतलब ये है कि प्राइमरी मार्केट की कोई जगह है क्या? नहीं। जब कंपनी का मन करे कि मेरे को नया शेयर इशू निकालना है सिक्योर्ड, बस वो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है या कोई भी मेथड, प्रोस्पेक्टस, सेल, वो कर ले। क्या कोई पर्टिकुलर जगह है जहां जाके उसको करना है ये सब? नहीं, नॉट एट ऑल। तो इसकी कोई जगह नहीं होती, लेकिन सेकेंडरी मार्केट की जगह है। अब आपके मन में एक सवाल आएगा, सर कहाँ जगह है? मेरे पापा तो सर घर से बैठ के शेयर खरीद लेते हैं मनी कंट्रोल से। मेरी बात को सुनना आ रहा होगा किसी के मन में कि सर पापा तो अपने ब्रोकर को फोन करते हैं 100 शेयर बेच दे, वो बेच देता है, खत्म। समझना, सेकेंडरी मार्केट ना कुछ जगहों पे है, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जब आप अपने शेयर्स बीएससी में बेचते हो ना, तो वो बॉम्बे में जाके ही बेच रहे हो, बट आजकल सब ऑनलाइन है, इसलिए आप घर पे बैठ के वो बेच पा रहे हो। एक्चुअली में आप कर क्या रहे हो, आप या खुद या आपका ब्रोकर क्या कर रहा है, वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की साइट खोलता है। एक तरीके से आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एंट्री कर दी और वहां अपने शेयर, आप समझ रहे हो? तो इट इज लोकेटेड एट सर्टेन प्लेसेस। जो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, देन वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस भी बनी हुई है, जैसे दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, चंडीगढ़ स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे भी आप बेच सकते हो। दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज 2005 में बंद हुई, वो मर्ज हो गई है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तक। 2005 तक दिल्ली की अपनी स्टॉक एक्सचेंज थी, अब यहां जाके भी शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। समझ में आई? तो यस, इट इज लोकेटेड एट सर्टेन प्लेसेस ओनली। यहां ये बात समझ में आ गई? यस। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्लो ऑफ फंड्स की बात करते हैं। तो क्वेश्चन को समझना कि किसमें पैसे डायरेक्टली पब्लिक से कंपनी तक जा रहा है, डायरेक्टली पब्लिक से कंपनी जा रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, इस पे ना इट इज चेंजिंग हैंड्स। जैसे मैंने अपने शेयर आपको बेचे, आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, अब आपने उससे कोई और शेयर खरीद लिया, फिर उसको बेच दिया, तो अल्टीमेटली पैसा रूट तो जा तो कंपनी पास ही रहा है, लेकिन इनडायरेक्टली जा रहा है। कभी बैंक्स के, आपने अपना जो प्रॉफिट कमाया वो बैंक्स में डाल दिया, तो पैसा बैंक ने आगे लोन पे दे दिया कंपनी को, तो जा वो कंपनी तक ही रहा है, बट अल्टीमेटली एक वो सॉरी बाय एन इनडायरेक्ट। यहाँ पे क्या है, सीधा आप पब्लिक पैसा कंपनी को दे रहे हैं, यस और नो? तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्ट। एंड लास्ट में चलते हैं, हाँ, प्राइस की बात करें तो शेयर या सिक्योरिटीज का प्राइस कौन सेट कर रहा है प्राइमरी मार्केट? कंपनी इटसेल्फ। और यहाँ पे वेरी वेरी डिमांड एंड सप्लाई, ऐसे डिमांड एंड, ठीक है, समझ में आया? तो इसका स्लैंग बनाते हैं, बिहारी शॉपिंग एट DLF प्रोमेनाड। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्लैंग बनाइए। आप सब इसको क्यों देख रहे हैं, ऐसी कोई बात तो नहीं? बिहारी शॉपिंग एट, इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मतलब मेरे को आज तक नहीं समझ आया कैसे प्रोनाउंस करते हैं इसको। नाड, नाड या नेड नहीं होता, नेड, प्रोमेनेड, प्रोमेनेड। देखो ये यहाँ से प्रोमेनेड ये बताएगा, देखो ये जाता रहता है ना, बताइए। नेड नहीं है, प्रोमेनाड ही है, प्रोमेनाड। ठीक, चल लिखो, चल, इट्स अ फ्रेंच वर्ड, व्हाट डज इट मीन? एप्पल, DLF एप्पल। क्या होता है एप्पल? पोमो, पोम, क्या है ये, क्या क्या वर्ड्स है अजीब अजीब से, पोम, अच्छा। और इससे क्या होता है प्रोमेनेड का? रूट, DLF रूट। चल आइए, अजीब सही है, इनकी ना भाषा अजीब। ये कौन से में किसने बताया, कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच की कुछ चीजें बेकार ही है। आइए जैसे भाषा बेकार है, कुछ चीजें अच्छी होती है, जैसे फ्रेंच कंट्री बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंट्री। सर ब्रिटिश और अमेरिकन क्या कह रहे हैं उत्तर क्या कह रहे हैं? हाँ सर मैं कह रहा हूँ कि ब्रिटिश इंग्लिश और
अमेरिकन इंग्लिश का फर्क पड़ जाता है। अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से प्रोमिनेंट होता है, अच्छा, ब्रिटिश इंग्लिश के ऐसा हिसाब से भी है। प्रोमिनेंट होता है। वर्क, वॉक, अच्छा डीएलएफ वॉक, क्या बेकार ही है ये। इनको बोलो जिन कामों में अच्छे हो वही करो, ये बेकार की चीजें मत करो, लैंग्वेज से बाहर आ जाओ तुम वहां पे बिहारी लैंग्वेज चलाओ, काम अच्छे करो। हाँ आइए बच्चों, तो जल्दी से हेडिंग स्टार्ट करिए, पहले हेडिंग स्टार्ट करिए जल्दी से। हाँ जी बस मैं 5 मिनट लीव ही कराऊं, फिर कल का भी एक बार हो जाएगा, 5 मिनट और। चलो जाओ, लेट हो रहे थे, जाओ जाओ जिस जो लेट हो रहे जाओ। बस 5 मिनट दे दो, 5 मिनट दे दो ना, फिर एक बार बस रीड कर, बस 5 मिनट्स और। चलो जल्दी से आइए रीड करते हैं, पहले स्लैंग लिख लिया। आइए पहला, सिक्योरिटी ट्रेडेड, देयर इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज और फर्दर न्यू इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज। मार्क करिए, चाहे नई कंपनी सिक्योरिटीज इशू करे या एग्जिस्टिंग कंपनी करे, बस नई होनी चाहिए। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनीज और फर्दर न्यू इशू बाय एग्जिस्टिंग कंपनीज। नेक्स्ट, there is a trading of existing securities only. Next, flow of funds. The flow of funds is directly from savers to the investors, that is it directly promotes capital formation and it promotes liquidity and marketability in the market, that is it indirectly promotes capital formation, flow of funds. Buying में only buying takes place and both buying and selling takes place. Price determined by the management, price is determined by the forces of demand and supply. Direct issue, the company directly issues the securities and ownership of existing securities is exchanged. Location, there is no fixed geographical location, there is a fixed geographical location. बच्चों मेरी बात को 2 मिनट सुनिएगा। अभी इस चैप्टर में 3 क्लासेस लगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, एक इतनी सवा घंटे की 3 क्लास लगेगी, मैं बहुत धीरे करा रहा हूँ आपको। उसकी एक क्लास कल है सेम टाइम पे 6 बजे शाम को ही, ठीक है। 2 क्लासेस कल मैं क्या क्या कराऊंगा वो भी बताता हूँ। कल मैं स्टॉक एक्सचेंज और डीमैट एंड डिपॉजिट दिखाऊंगा, दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना आना। परसों की क्लास में मैं स्टॉक उसका प्रोसीजर कराऊंगा, ठीक है। तो वो परसों कराऊंगा, वो सुबह को रखेंगे टाइम, वो डिस्कस कर लेंगे कल। तो कल 6 बजे आपकी क्लास है, 6 to 7:15 तक चलेगी। आप हम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी एंड डीमैट। ओके बच्चों, चलिए आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ पूछना है पेपर वेपर से तो रुक जाए। ओके बच्चों, बाय बाय। एक मिनट